हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे क्लास 10th का आप लोगों का साइंस का सबसे महत्वपूर्ण 45 टॉपिक आप लोगों को इस वीडियो में बताया जाएगा एंड आप लोगों को समझाया जाएगा, जो कि आप लोगों का बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि 70 में 70 नंबर आप लोगों का वेल कंप्लीट यहीं से होगा। और हाँ, ये नहीं कि 45 टॉपिक आप लोगों का बता दिया गया है, उसमें आप लोगों को टॉपिक का क्वेश्चन सिर्फ नहीं बताया जाएगा, उसके साथ आंसर भी बताया जाएगा। ये महामैराथन क्लास है, इसको हम संपूर्ण हल के साथ आप लोगों को इस वीडियो में सभी क्वेश्चन का आंसर बताया जाएगा और वही क्वेश्चन बताया जाएगा कि आप लोग जो बोर्ड एग्जाम में आएगा, ठीक है। और इस वीडियो को देखने के बाद जो 2025 में पास होकर रहेंगे, यानी कि जो स्टूडेंट पास होने की संभावना नहीं वो पास हो जाएंगे, और जो स्टूडेंट अच्छा नंबर लाना चाहते हैं वो भी अच्छा नंबर ला सकते हैं साइंस के सब्जेक्ट में, ठीक है। और ऐसी वीडियो आप लोगों ने कभी नहीं देखी होगी। अंतिम टिप्स है, आप लोगों को संपूर्ण तरीके से बताया जाएगा और आप लोगों को समझाया जाएगा, ठीक है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन पर कि जो पहला हमारा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि इंपॉर्टेंट टॉपिक कह सकते हैं कि संयोजन तथा वियोजन अपक्रिया। समझने वाली बात क्या है इसमें कि संयोजन और वियोजन अपक्रिया क्वेश्चन किस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा कि संयोजन तथा वियोजन अपक्रिया को परिभाषित कीजिए या किसे कहते हैं उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर साल हर बार पूछा जाता है और 2025 के बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाएगा। तो संयोजन तथा वियोजन अपक्रिया को चलिए आप लोगों को इसका आंसर और एग्जाम्पल भी आप लोगों को बता देते हैं, समझा देते हैं, ठीक है। तो देखिए, हेडिंग बनाना है। आप लोगों को बता दें कि आप लोग भी रफ कॉपी लेकर के बैठ जाइए या नोट्स कॉपी लेकर के बैठ जाइए इसको लिखने के लिए। क्या लिखना है? संयोजन अपक्रिया हेडिंग बनाना है। इसमें देखिए क्या लिखना है, इसमें लिखना है दो या दो से अधिक अभिकर्मक आपस में मिलकर के एक नया पदार्थ बनाते हैं जिसे संयोजन अपक्रिया कहते हैं। बस इतना लिख दीजिएगा। जैसे दो तत्वों का संयोजन अपक्रिया में क्या होता है, Ba यानी कि Ba क्या है, सॉलिड है, और प्लस क्या हो जाएगा, F यानी कि आयरन हो जाएगा, जो कि F2 हो जाएगा। क्या है? F2 है जो कि गैस है, और ये जो बना लेगा क्या बना जाएगा, VAF बना लेगा, यानी कि 2 बना लेगा, VF2 बना लेगा जो कि हमारा सॉलिड हो जाएगा, होता है, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग एग्जाम्पल भी इसका लिख सकते हैं, ठीक है। और जो दूसरा हमारा पॉइंट में था, दूसरा देखिए पॉइंट में क्या था, वियोजन अपक्रिया था। क्या था बाबू? वियोजन अपक्रिया था। तो इसमें क्या लिखना है कि एक पदार्थ दो या दो से अधिक घटकों में टूट जाता है, इसे अपघटन अपक्रिया भी कहते हैं। वियोजन अपक्रिया को अपघटन अपक्रिया भी कहते हैं। और वियोजन अपक्रिया में अणु या आयनिक यौगिक टूटकर छोटे कणों में बदल जाते हैं। या प्रक्रिया अक्सर क्या होती है, उत्क्रमणीय होती है। क्या होती है बाबू? उत्क्रमणीय होती है। ये आप लोगों का देखिए ये वाला टॉपिक का आंसर लिख करके वेल कंप्लीट हो गया, यानी कि लिख करके संपूर्ण तरीके से ये भी आप लोगों को आशा करते हैं समझा दिए हैं, समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अगले टॉपिक पर, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और जो हमारा अगला दूसरा टॉपिक है क्या है, देखिए ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अपक्रिया। देखिए चैप्टर वाइज बता रहे हैं, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को दिमाग में बैठा लीजिएगा इसको, और आप लोग रफ कॉपी में नोट बनाते चलिएगा, यानी कि इसको नोट करते चलिएगा, इसको लिखते चलिएगा, ठीक है। इसलिए लिखिएगा कि आप लोग दोबारा इसको रिविजन कर सकते हैं। देखिए ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी क्या होता है अपक्रिया, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माक्षेपी अपक्रिया का क्वेश्चन किस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में पूछता है कि ऊष्माक्षेपी तथा शोषी अपक्रिया किसे कहते हैं, परिभाषित कीजिए, उदाहरण सहित बताइए। उदाहरण सहित एग्जाम्पल सहित बताना है। तो इसका चलिए आंसर आप लोगों को बता देते हैं, आप लोगों को परिभाषा समझा देते हैं। तो देखिए ऊष्माक्षेपी जो अपक्रिया होता है, यानी कि ऊष्माक्षेपी जो अपक्रिया होता है, इसका परिभाषा क्या लिखना है कि जिस रासायनिक अपक्रिया में उत्पादों, यानी कि क्या होता है, उत्पादों के साथ ऊष्मा भी निकलती है, वह ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहलाती है। उदाहरण के तौर पर, यानी कि एग्जाम्पल के तौर पर क्या लिख सकते हैं, CH4 लिख सकते हैं जो कि गैस है, और फिर 2O2 लिख सकते हैं, यानी कि गैस ये भी है, और जो गिब्स हमारा क्या बन जाएगा, CO2, और ये बन जाएगा गैस बन जाएगा, प्लस H2O निकल जाएगा, जो ऊर्जा उष्मा हो जाएगी, यानी कि प्लस ऊर्जा उष्मा हो जाएगी, ठीक है। तो ये वाला हो जाएगा। फिर दूसरा हमारा क्या है, उष्माशोषी है। और जो हमारा दूसरा हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऊष्माशोषी अपक्रिया। क्या हो जाएगा, इसमें क्या लिखना है कि जिस रासायनिक अपक्रिया में ऊष्मा यानी कि ऊर्जा का अवशोषण होता है वह ऊष्माशोषी अपक्रिया कहलाती है। उदाहरण के तौर पर, यानी कि एग्जाम्पल के तौर पर 2PbNO3 को ब्रैकेट में कर सकते हैं और 2 कर सकते हैं, यस तापमान पर हो जाएगा, जो कि हमारा क्या है, ये ऊष्माशोषी अपक्रिया, ठीक है। ये ऊष्माशोषी हमारा लिख करके ये भी वेल कंप्लीट हो जाएगा। आशा करते हैं इसको भी आप लोगों को समझ में आया होगा, आप लोग भी इसको नोट करते चलिएगा, ठीक है। चलिए अगले टॉपिक पर, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
और जो हमारा अगला है तीसरा जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है यानी कि क्या है, ये है क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यानी कि अगला क्वेश्चन हमारा तीसरा है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। यानी कि क्या पूछा जाएगा कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। आप लोगों के पास वो भी दिया रहेगा, प्रोडक्ट भी दिया रहेगा, उसको संतुलित करना रहेगा यानी कि बैलेंसिंग करना रहता है। तो इसको चलिए आप लोग को भी बता देते हैं, आप लोग को समझा देते हैं। तो देखिए इसमें क्या लिखना होगा, इसमें देख सकते हैं कि रासायनिक समीकरण को यहाँ पर लिख आप लोगों को समझा दे रहे हैं। पहले समझ लीजिए कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए अभिकारकों और उत्पादों के गुणांकों को इस तरह के समायोजित करना होता है कि दोनों और परमाणुओं की संख्या बराबर हो जाए। और रासायनिक समझ लीजिए यहाँ पर और रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए ये चरण अपनाए जाते हैं यानी कि निम्नलिखित चरण अपनाए जाते हैं। इसको समझ लीजिए, पहले आप लोग भी कर सकते हैं। देखिए क्या करना है कि सबसे पहले जटिल पदार्थ को पहचाने यानी कि जो पदार्थ है उसको पहचानना होता है कि कौन सा पदार्थ है। उसके बाद क्या करना है, उस पदार्थ से शुरू करते हुए एक ऐसा तत्व चुने जो केवल एक अभिकारक और एक उत्पाद में दिखाई देता हो। और फिर आगे क्या है कि दोनों पक्षों में एक ऐसा इस तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर करने के लिए गुणांकों को समायोजित करें और बहुपरमाणुक आयनों को एक इकाई के रूप में संतुलित करें। ठीक है, और फिर शेष परमाणुओं को संतुलित करें और फिर समीकरण को दोनों और प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या को गिनकर अपने सुनिश्चित करें और समीकरण संतुलित है कि नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग कर सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए आप लोग अपने सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले टॉपिक पर और बढ़ते हैं। और जो हमारा अगला चौथा जो क्वेश्चन है यानी कि जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है क्या है, देखिए इसमें क्या पूछा गया, अम्ल क्षार। यहाँ पर चार नहीं है बाबू, क्षार है, मिस प्रिंटिंग हुई है, कोई बात नहीं, आप लोग समझदार हो, समझा देते हैं। यहाँ पर अम्ल क्षार एवं लवण की परिभाषा उदाहरण सहित बताइए यानी कि इसका परिभाषा बताना और एग्जाम्पल भी बताना। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है आप लोग का। तो चलिए आप लोग को इसको बता देते हैं। तो देखिए जो अम्ल होता है यानी कि अम्ल में जो आप लोगों को इसको बता देते हैं, अम्ल क्या होता है यानी कि एसिड जो होता है ये क्या होता है, अम्ल एक ऐसा पदार्थ, इसका परिभाषा क्या होगा कि अम्ल एक ऐसा पदार्थ है जिसका जलीय घोल खट्टा स्वाद देता है और अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है और क्षार को बेसर कर देता है यानी कि बेसर कर देता है। और अम्ल में हाइड्रोजन आयन प्लस मात्रा अधिक होती है। और अम्ल के कुछ उदाहरण हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, नाइट्रिक अम्ल होता है, एसिटिक एसिड होता है यानी कि अम्ल कह सकते हैं फास्फोरिक एसिड या फास्फोरिक अम्ल होता है। ये एग्जाम्पल आप लोगों का ये हो जाएगा अम्ल के। ठीक है, अम्ल वाला आशा करते हैं आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इसको नोट करते चलिएगा, इसलिए बार बार बता रहे हैं कि आप लोग इसको दिमाग में फिट कर लीजिए ताकि आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत या समस्या ना हो। ठीक है, जो क्षार हो जाएगा यानी कि इंग्लिश में से क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। ये क्षार का जो परिभाषा लिखना होगा और क्या लिखना है कि क्षार एक ऐसा पदार्थ है जिसका जलीय घोल कड़वा होता है। क्या होता है, कड़वा स्वाद देता है। ठीक है, क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है और अम्ल को बेसर कर देता है। क्षार में हाइड्रोक्साइड आयन यानी कि OH- की मात्रा अधिक होती है। क्षार के कुछ उदाहरण क्या क्या होते हैं, एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होते हैं। ठीक है, ये क्षार का हो जाएगा। और जो हमारा साल्ट यानी कि लवण का जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखो क्या है, इसको समझिए कि लवण एक उदासीन पदार्थ है जिसका घोल लिटमस को प्रभावित नहीं करता यानी कि कोई भी प्रभाव नहीं डालता है। ठीक है, लिटमस जो पेपर होता है, ये लिटमस क्या होता है बाबू, एक पेपर होता है, तो इस पर कोई भी प्रभाव लवण नहीं करता। और जो क्षार और वो होता है वो करता है, क्षार और ये क्या कहते हैं, क्षार और अम्ल ये करते हैं। ठीक है, प्रभाव। फिर क्या आगे है कि लवण किसी अम्ल के एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को किसी क्षार के एक या अधिक धन आयनों से प्रतिस्थापित करने पर बनता है। और खाने वाला नमक एक प्रमुख उदाहरण है यानी कि जो खाने वाला नमक होता है यही एक इसका उदाहरण है, लवण है। ठीक है, ये भी आप लोगों का हमारा ये वाला भी अम्ल क्षार और लवण उदाहरण सहित आप लोगों को समझा दिया ना, आप लोगों को बता दिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर और बढ़ते हैं यानी कि अपना अगला क्वेश्चन आप लोगों को दिखाते हैं, आप लोग को समझाते हैं।
तो देखिए यहाँ पर बाबू आप लोगों का जो हमारा पांचवा इंपॉर्टेंट टॉपिक से है क्या है, देखिए बेकिंग सोडा यानी कि बेकिंग सोडा बनाने की विधि बताना है। क्या बताना है, बेकिंग सोडा किस प्रकार से बनाया जाता है इसकी विधि को बताना है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आप लोगों का दूसरा जो क्वेश्चन है क्या है, धवन सोडा। देखिए यहाँ पर समझने वाली बात है, धवन सोडा बनाने की विधि है। तो चलिए आप लोगों को सबसे पहले क्या बता देते हैं, आप लोग यहाँ पर आप लोग इसको हेडिंग बना लीजिएगा रफ कॉपी में, बेकिंग सोडा बना लीजिएगा। क्या बेकिंग सोडा बनाने की विधि यानी कि इसको बना लीजिएगा आप लोगों को। चलिए इसका आंसर आप लोगों को बता देते हैं, आप लोगों को समझा देते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप लोगों का बाबू बेकिंग सोडा बनाने की हेडिंग बना लेना है। इसमें जो पहला पॉइंट लिखिएगा कि अमोनिया सोडा विधि में सोडियम बाइकार्बोनेट माध्यमिक यौगिक में मिलता है। इस प्रकार से आप लोग एक रिएक्शन लिख सकते हैं। क्या रिएक्शन है बाबू की NH4, यहाँ पर NH4 है, फिर HCO3 प्लस NaCl गिव्स क्या है, NaHCO3 है, प्लस क्या है बाबू यहाँ पर देखिए कि प्लस हमारा ये है NH4 और Cl है। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये पहला पॉइंट हो जाएगा, पहला एग्जाम्पल और रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए दूसरा जो बनाने की विधि में लिखना है कि सोडियम कार्बोनेट विलयन में गैस प्रवाहित करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट बनाते हैं। ये वाला हो जाएगा एग्जाम्पल के तौर पर। आप लोगों को यहाँ पर रिएक्शन दिया गया है, थोड़ा बड़ा है, कोई बात नहीं, समझा दे रहे हैं कि ये इसका रिएक्शन लिखेंगे कि Na2CO3 प्लस लिख देंगे, H2O प्लस CO2 हो जाएगा, यानी कि जल और कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, ये हो जाएगा। फिर इस गिब्स क्या बना लेगा कि 2NaHCO3 बना लेगा, फिर H2O बना लेगा प्लस, और फिर CO2 गिब्स क्या बना लेगा, ये यहाँ पर क्या बना लेगा ये कि 2NaOH3 हो जाएगा, यानी कि एक ही रिएक्शन लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, यहाँ तक ही लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर देखिए ये वाला भी सेम प्रोसेस इसमें भी है। ठीक है, यानी कि इसमें ये हो जाएगा। ठीक है, गिब्स 2NaHCO हो जाएगा। ठीक है, फिर मैं इसमें ये बना लेगा। ठीक है, तो यही आप लोगों का क्या हो जाएगा, बेकिंग सोडा बनाने की विधि हो जाएगा। और जो दूसरा हमारा था क्या था, और जो दूसरा यहाँ पर देखिए बाबू धावन सोडा बनाने की विधि है। क्या है, धावन सोडा बनाने की विधि। चलिए आप लोग को इसको भी समझा देते हैं। आप लोग इसको हेडिंग ये वाला बना लीजिएगा, धावन सोडा बनाने की विधि। इसमें क्या आंसर लिखना है, चलिए इसको समझा दे रहे हैं बाबू। तो देखिए धावन सोडा बनाने की जो विधि हेडिंग बना लेना है, इसमें लिखना है प्रयोगशाला में सोडियम बाइकार्बोनेट को सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करके बनाया जाता है। ठीक है, इतना हो जाएगा बाबू। इसलिए हम शॉर्टकट बना रहे हैं, आप लोग इसके विस्तार पूर्वक से इसके बारे में पढ़ सकते हैं स्वयं से, लेकिन इतना बता दे रहे, इतना काफ़ी आप लोगों के लिए। बोर्ड एग्जाम में इतना लिखते हैं तब भी नंबर दिया जाएगा। ठीक है, काटा नहीं जाता है, इतना लिख देंगे तब भी आप लोगों को नंबर दिया जाएगा। ठीक है, ये वाला हो जाएगा, ये आप लोगों का धावन सोडा बनाने की विधि ये वाला हो जाएगा। तो ये वाला बेल कंप्लीट हो गया। चलिए अगले टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और उसका आंसर आप लोग को बताते हैं और आप लोग को समझाते हैं। और जो हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यानी कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि। क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि, यानी कि इसका विधि बताना है, इसको विधि को समझाना है। तो चलिए आप लोगों को इसको भी समझा देते हैं, इसका आंसर आप लोगों को भी बता देते हैं। ठीक है, ये जितने भी टॉपिक बता रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसलिए बार बार बता रहे हैं कि आप लोग इसको दिमाग में फीड कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, बोर्ड एग्जाम आप लोगों का जल्द ही नज़दीक टाइम डेट आ गया है, तो आप लोग इसको जरूर अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। और इसको रफ कॉपी में नोट्स एक जरूर छोटा सा बना लीजिएगा बाबू, रफ कॉपी में नोट करते चलिएगा और इसको जरूर रिवीजन करते चलिएगा और याद जरूर कर लीजिएगा। ठीक है बाबू, चलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि को बता देते हैं, आप लोग को समझा देते हैं। तो देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस जो बनाने की विधि है, हेडिंग में बना सकते हैं। इसमें क्या लिखना है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को जिस्म या कैल्शियम सल्फेट क्या है, डाईहाइड्रेट को लगभग 140 से 180 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके प्राप्त किया जाता है। और ऐसे तापमान पर गर्म होने पर जिस्म प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। क्या बनता है, समझने वाली फिर से बात है, क्या फिर से समझिएगा बाबू कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को जिस्म या कैल्शियम सल्फेट डाई क्या दिया गया, हाइड्रेट को लगभग कितने 140 से 180 डिग्री सेल्सियस पर यानी कि तापमान पर क्या करते हैं, गर्म करके प्राप्त किया जाता है। और ऐसे तापमान पर गर्म होने वाले जिस्म प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। जिस्म जो होता है ये क्या बन जाता है, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक जो सूत्र होता है क्या होता है बाबू, इसको समझिएगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 इंटू क्या होता है 1 अपान क्या हो जाएगा 2H2O हो जाएगा। यानी कि ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है, फार्मूला होता है। तो आप लोग इतना लिख दीजिएगा, आप लोगों का ये भी वेल कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि तैयार हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
और फिर अगला जो क्वेश्चन हमारा दिया गया, देखिए 8वां क्वेश्चन दिया गया कि उदासीनीकरण अवक्रिया क्या है, यानी कि उदासीनीकरण अवक्रिया को बताना है, यानी कि उदासीनी रिएक्शन जो होता है वो क्या होता है, किसे कहते हैं, इसको बताना है। तो चलिए आप लोग को इसको भी बता देते हैं इसका आंसर। तो देखिए यहाँ पर उदासीनीकरण जो अवक्रिया होता है इसको समझा दे रहे हैं। देखिए क्या है कि रासायनिक अवक्रिया, क्या उदासीनीकरण अवक्रिया, हेडिंग बना लेना। इसमें क्या लिखना है कि रासायनिक अवक्रिया का एक बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ग है जिसमें अम्ल का प्रभाव या क्रियाकलाप क्षार द्वारा उदासीन क्या किया जाता है और क्षार द्वारा अम्ल को प्रभाव या क्रियाकलाप उदासीन किया जाता है, और अम्ल क्षार उष्मा उत्पादन के साथ अवक्रिया के उत्पाद के रूप में नमक और पानी बनाते हैं। इस प्रकार से आप लोग उदासीनीकरण क्या अवक्रिया लिख करके, ये वाला भी हमारा आंसर लिख करके बिल कंप्लीट हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहा है, यानी कि अगला क्वेश्चन जो 9वां हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक से क्या है कि धातु एवं अधातु, यानी कि मेटल और नॉन मेटल के बारे में लिखिए या बारे में बताइए, या किसे कहते हैं, क्या होता है, इसको बताना है। तो देखिए ये आप लोग को इसको भी समझा दे रहे हैं। जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के लिए, और यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये गारंटेड है, ठीक है। और हाँ ये भी बता दें कि ये पूरे किताब से क्वेश्चन, यानी कि पूरे आप लोगों का बुक से सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ढूंढ कर चार्ट करके लाया हूँ, और आप लोग इसको जरूर समझिएगा। तो चलिए धातु और अधातु के बारे में आप लोग को बता देते हैं। तो देखिए यहाँ पर धातु जो होता है, धातु जैसे कि तांबा और एल्युमिनियम होता है, इसमें क्या लिखना है, धातु उष्मा और बिजली के अच्छी सुचालक होती है, जबकि अधातुएं जो होती है, अधातुओं के अंतर्गत क्या क्या आता है, फास्फोरस आता है, सल्फर आता है, ठीक है, वो कुचालक होती हैं। समझने वाली बात क्या है कि जो धातुएं होती हैं सुचालक होती हैं, और जो अधातुएं होती हैं, नॉन मेटल्स जो होती हैं, वो कुचालक होते हैं, ठीक है। और फिर इसमें क्या लिखना है इसके बारे में कि अधातु एक रासायनिक तत्व है, और जो आमतौर पर धातु के प्रतिक्रिया करते समय इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है, और जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ मिल करके एसिड बनाता है। क्या बनाता है, एसिड बनाता है। ये वाला भी हमारा लिख करके बेल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। धातुओं और अधातुओं के बारे में भी लिख करके हमारा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और जो अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया 10 वाला क्वेश्चन है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं या क्या होता है, इसको बताइए, ठीक है। स्पष्ट तरीके से इसको बताना है। तो चलिए विद्युत रासायनिक श्रेणी को आप लोगों को बता देते हैं। तो यहाँ पर देखिए विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होता है, इसको इसके बारे में क्या लिखना है कि विभिन्न इलेक्ट्रोड या उन पर होने वाली अर्ध अवक्रियाओं के मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते हुए क्रम में रखने वाली श्रेणी प्राप्त होती है, उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक केमिकल क्या कहते हैं, सीरीज कहते हैं, ठीक है। ये हमारा लिख करके बिल कंप्लीट हो जाएगा। क्या होता है कि विभिन्न इलेक्ट्रोड के मानक, यहाँ पर इसको भी लिख सकते हैं, विभिन्न इलेक्ट्रोड के मानक इलेक्ट्रोड विभव को बढ़ते हुए क्रम में रखने वाली श्रेणी को ही क्या कहते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। ये वाला भी आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, यानी कि विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, इसको ये वाला हमारा हो गया ना बाबू। अगला हमारा ये क्वेश्चन नहीं दिया है, ये वाला कंप्लीट हो गया। 11 वाला जो क्वेश्चन दिया गया कि संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को लिखिए। संतृप्त और हाइड्रोकार्बन इसको लिखना है, और सजातीय श्रेणी दिया गया है, सजातीय श्रेणी दिया गया, IUPAC नामकरण दिया गया है। तो चलिए आप लोगों को तीनों क्वेश्चन को एक ही बार में बता देते हैं। संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन सबसे पहले बताते हैं, फिर सजातीय श्रेणी क्या होता है, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या दिया गया है, IUPAC नामकरण दिया गया। तो चलिए आप लोगों को इसको बता देते हैं। तो यहाँ पर देखिए बाबू, जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, इसमें क्या लिखना है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एकल संयोजक बंध होते हैं, जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में मुख्य श्रृंखलाओं में कम से कम एक दोहरा या तिहरा संयोजक बंध होता है, ठीक है। ये वाला हो जाएगा हमारा संतृप्त और असंतृप्त लिख करके बेल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर ये हमारा सजातीय श्रेणी दिया गया था ना अगला क्वेश्चन। तो चलिए इसका आंसर बता देते हैं। इसका आंसर क्या है सजातीय श्रेणी में कि कार्बनिक यौगिकों का वह वर्ग या श्रेणी जिसके प्रत्येक सदस्य के समान क्रियात्मक समूह पाया जाता है, जिसे सजातीय श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं, समझने फिर से समझिए बाबू कि कार्बनिक यौगिकों का वह वर्ग या श्रेणी जिसके अंतर्गत या जिसके प्रत्येक सदस्य क्या होते हैं, समान क्रियात्मक
समूह पाया जाता है, सजातीय श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं? सजातीय श्रेणी कहते हैं। ये वाला भी लिख करके वेल कंप्लीट हो गया। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, IUPAC नामकरण दिया गया है। क्या है? IUPAC नामकरण दिया गया है। तो देखिए इसमें क्या लिखना है कि रासायनिक नामकरण में कार्बनिक रासायनिक विज्ञान का IUPAC नामकरण कार्बनिक रासायनिक यौगिकों का क्या होता है? नामकरण की एक विधि है। क्या है? विधि है। यहाँ पर IUPAC का फुल फॉर्म लिखना चाहे, PAC का फुल फॉर्म लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं? IUPAC का लिख सकते हैं। फुल फॉर्म होता है, क्या होता है? देखिए इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री होता है। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। फिर आगे क्या है? देखिए कि जैसा कि क्या इसका हिंदी जो होता है अंतर्राष्ट्रीय शुद्ध और अनुप्रयुक्त रसायन विज्ञान संघ होता है। क्या? इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री होता है, यानी कि IUPAC द्वारा अनुशंसित है। और इसे क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नामकरण को प्रकाशित किया जाता है, जो कि आप लोगों का ये ब्लू बुक कहा जाता है। इसे अनौपचारिक रूप से ब्लू बुक कहा जाता है। ठीक है, ये वाला भी हमारा इसके नामकरण के बारे में IUPAC नाम लिख करके वेल कंप्लीट हो जाएगा। और हाँ, आप लोगों को एक स्वयं से क्या तैयार करना है कि IUPAC जो नाम होता है, नामकरण जो होता है, उसको भी आप लोग जो एग्जाम्पल है उसको जरूर आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक है बाबू, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहा है? और जो हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, IUPAC नामकरण हो गया ना। फिर अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ से कहा है कि साबुनीकरण अवक्रिया, यानी कि साबुनीकरण अवक्रिया, यहाँ पर अवडिया नहीं है बाबू, अवक्रिया है। साबुनीकरण क्या होता है? और पाचन तंत्र दिया गया है, श्वसन तंत्र दिया गया, उत्सर्जन तंत्र दिया गया है। तो चलिए आप लोगों को इन चारों क्वेश्चन को एक ही में बता देते हैं, यानी कि एक ही में नहीं बाबू, आप लोगों को चारों क्वेश्चन को आप लोग को समझा देते हैं। साबुनीकरण अवक्रिया दिया गया, पाचन तंत्र दिया गया, श्वसन तंत्र दिया गया और उत्सर्जन तंत्र दिया गया। तो चलिए आप लोगों को सबसे पहले साबुनीकरण क्या होता है अवक्रिया, इसको समझा देते हैं एंड बता देते हैं। तो देखिए जो साबुनीकरण अवक्रिया साबुनीकरण जो प्रक्रिया होता है उसको समझिएगा क्या कि यह एक रासायनिक अवक्रिया है जिसमें पशु या वनस्पति वसा को साबुन और अल्कोहल में बदला जाता है। साबुन बनाने की प्रक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। इस प्रक्रिया में वसा या तेल को पानी में घुले क्षार, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के घोल के साथ गर्म किया जाता है। बस इतना लिख दीजिएगा, वेल कंप्लीट हो जाएगा। और चलिए पाचन तंत्र को बता देते हैं। पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन भी पूछा जाता है बाबू, इसको भी तैयार कर लीजिएगा। और इसका हम जो है इसको परिभाषा जो है उसको बता देते हैं। इसमें क्या लिखना होगा? देखिए पाचन तंत्र हेडिंग बनाना है, थोड़ा बड़ा रहेगा आप लोगों का। ये 6 नंबर में ज़्यादातर पूछा जाता है, बायोलॉजी के क्वेश्चन है, यानी कि साइंस के ही बायोलॉजी के पार्ट है। ठीक है, इसमें क्या पाचन तंत्र में लिखना होगा कि शरीर के उन अंगों का समूह है, पाचन तंत्र शरीर के उन अंगों का समूह है जो भोजन से पोषक तत्वों को निकालने और अवशोषित करने का काम करते हैं। यह एक जटिल प्रक्रिया है और कई तरह की स्थितियों या विकार यानी कि स्थितियों यानी कि सिचुएशन होती हैं, पाचन तंत्र को बाधित कर सकते हैं। पाचन तंत्र के जुड़ी खास बातें क्या क्या हैं, इसको आप लोग जरूर समझ लीजिएगा। क्या क्या है? निम्नलिखित बातें हैं कि पाचन तंत्र मुंह से गुदा तक फैली एक लंबी घुमावदार ट्यूब होती है। इसे जठर ग्रंथि संबंधी मार्ग या GIT ट्रैक्ट भी कहा जाता है। ठीक है, और फिर दूसरा पॉइंट में क्या लिखिएगा कि पाचन तंत्र में मुंह, ग्रास नली, पेट, छोटी आंत, बड़ी आंत और गुदा जैसे अंग होते हैं। ये दूसरा पॉइंट हो जाएगा। और जो तीसरा पॉइंट लिखिएगा कि यकृत, अग्नाशय और पित्राशय पाचन तंत्र के ठोस अंग होते हैं। और जो अगला लिखिएगा, पाचन तंत्र में बैक्टीरिया, तंत्रिकाएं, हार्मोन, रक्त और पाचन तंत्र का अंग मिलकर काम करते हैं। ये वाला हो जाएगा भी। और अगला जो हमारा हो जाएगा, पाचन तंत्र में मौजूद म्यूकोस में छोटी ग्रंथियां होती हैं जो भोजन को पचाने में मदद करती हैं। और जो अगला हमारा लिखिएगा क्या, पाचन तंत्र में मौजूद बैक्टीरिया को आंत का फ्लोरा या माइक्रोबियम भी कहा जाता है। ये वाला भी लिख करके वेल कंप्लीट हो जाएगा। फिर आगे देखिए क्या है, पाचन तंत्र में मौजूद सूक्ष्मदर्शी शरीर का तंत्रिका, प्रतिरक्षा और अंतःस्रावी तंत्र भी से बातचीत करते हैं, यानी कि वो जुड़े रहते हैं। ठीक है,
तो ये वाला भी हमारा लिख करके वेल कंप्लीट हो जाएगा। ये क्या था, पाचन तंत्र के थे, तो आप लोग इतना जरूर अच्छे तरीके से बाबू तैयार कर लीजिएगा, ठीक है, पाचन तंत्र वाला भी। और आगे क्या दिया गया इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है, श्वसन तंत्र है, यानी कि श्वसन तंत्र है, या इसको भी आप लोगों को बता दे रहे हैं। श्वसन तंत्र इसमें लिखना है कि श्वसन तंत्र शरीर में ऑक्सीजन लाने और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालने का काम करता है, और शरीर तंत्र में यह अंग और संरचनाएं शामिल होती हैं, जैसे कि फेफड़े होते हैं, नाक होता है, मुंह होता है, यानी कि मुख भी कह सकते हैं, वायुमार्ग होता है, मांसपेशियां होती है, रक्त होते हैं, वाहिकाएं और पसलियां होती है, ठीक है। श्वसन तंत्र के जुड़ी बातें क्या क्या हैं इसको समझ लीजिए। पहला पॉइंट में लिखिएगा कि श्वसन तंत्र को ऊपरी और निचली भागों में बांटा जा सकता है। जैसे कि क्या होता है, देखिए, श्वसन तंत्र के ऊपरी भाग में नाक, गला और स्वरयंत्र होते हैं, और जबकि श्वसन तंत्र के जो निचले भाग होते हैं, क्या होते हैं, निचले भाग मुख्य श्वसन नली और श्वसनी होती है, छोटी शाखाएं होती हैं, और लाखों वही कोष होते हैं, ठीक है, ये वाला हो जाएगा। फिर आगे देखिए, श्वसन तंत्र के समस्या से होने से फेफड़ों तक ऑक्सीजन की मात्रा कम हो सकती है, जिससे अस्वस्थता हो सकती है, ठीक है, ये वाला है। फिर आगे देखिए, इसमें पॉइंट में क्या लिखना है कि श्वसन तंत्र के ऊपरी भाग का संक्रमण आमतौर पर ठीक हो जाता है, लेकिन निचले भाग का संक्रमण गंभीर और कभी कभी जानलेवा भी हो सकता है, ठीक है। इतना ये वाला लिख करके हमारा बेल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे देखिए बाबू क्या दिया गया, 18 वाला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है कि उत्सर्जन तंत्र। यहाँ पर समझिए क्या दिया गया है, उत्सर्जन तंत्र क्या होता है, किसे कहते हैं, इसका चित्र भी डायग्राम भी पूछ लेता है, तो डायग्राम आप लोग बुक से स्वयं से जरूर तैयार कर लीजिएगा। और उत्सर्जन तंत्र क्या होता है, लैंगिक और अलैंगिक जनन है। क्या है, लैंगिक और अलैंगिक जनन है, यानी कि यहाँ पर अनलैंगिक नहीं लिखा गया बाबू, अलैंगिक जनन, ठीक है, मिक्स प्रिंटिंग तो हो ही जाता है। लैंगिक जनन और अलैंगिक, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और अनसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बताना है, किसे कहते हैं, क्या होती है, इसको बताना। उत्सर्जन तंत्र, यानी कि तीनों टॉपिक को चलिए आप लोग को इसका आंसर बताते हैं। तो देखिए, जो उत्सर्जन तंत्र है उसमें जो उसका आंसर लिखिएगा कि शरीर में अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने वाले प्रणाली को उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। यह शरीर के संतुलित रखने और नुकसान से बचने में मदद करती है। मानव शरीर में उत्सर्जन तंत्र के मुख्य अंग होते हैं, ये क्या क्या है, गुर्दे होते हैं, मूत्रवाहिनी होते हैं, मूत्राशय और मूत्रमार्ग होते हैं, ठीक है। और मानव शरीर में उत्सर्जन तंत्र से जुड़ी कुछ खास बातें क्या क्या है इसको समझिएगा कि मानव शरीर में उत्पन्न होने वाले प्रमुख अपशिष्ट यूरिया होता है। क्या है, यूरिया है, यहाँ पर समझिए यूरिया है। और गुर्दे यूरिया का तरल क्या होते हैं, तरल के रूप में पेशाब के जरिए शरीर से बाहर निकलते हैं। और आंतें ठोस अपशिष्ट को शरीर से बाहर निकालती है। उत्सर्जन तंत्र के एक बंद लूप है, जिसका मतलब है कि इसमें शामिल सभी जल क्या होते हैं, पोषक तत्व और खनिज पुनर्चरित होते हैं, ठीक है। और क्या होते हैं, देखिए इसमें क्या लिखना है कि फेफड़े, यकृत और त्वचा भी अतिरिक्त उत्सर्जी अंग होते हैं, ठीक है। यकृत, त्वचा और ये सब जो होते हैं उत्सर्जी अंग होते हैं। फिर लैंगिक जनन, अगला क्वेश्चन पूछा, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन क्या होता है, तो इसमें क्या लिखना है, देखिए लैंगिक जनन में लिखना है बाबू कि जब नर और मादा युग्मकों से मिलने से नए जीव का जन्म होता है तो उसे लैंगिक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। और लैंगिक जनन की प्रक्रिया में नर और मादा युग्मक मिलकर युग्मनज बनाते हैं, या युग्मनज विकसित होकर के भ्रूण बनाता है और फिर जीव में बदल जाता है, ठीक है। ये लैंगिक जनन हमारा लिख करके बल कंप्लीट हो जाएगा। फिर अलैंगिक जनन में क्या लिखना है कि इसमें ना तो निषेचन होता है और ना ही अर्धसूत्री विभाजन होता है, इसीलिए यह अलैंगिक जनन कहलाता है। अलैंगिक जनन निम्नलिखित विधियों से होता है। पहला जो हो जाएगा विखंडन विधि हो जाएगा, और मुकुलन विधि हो जाएगा, चल बीजाणु विधि हो जाएगा, और कोनिडिया द्वारा हो जाएगा, ठीक है। ये सभी विधि हमारा लिख करके ये अलैंगिक जनन भी और ये लैंगिक जनन और उत्सर्जी तंत्र भी उत्सर्जन तंत्र भी लिख करके बेल कंप्लीट होगा, ठीक है। चलिए अगले टॉपिक को आप लोग को बताते हैं, आप लोग को समझाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 21 वाला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, परागकण, यानी कि परागण क्या होता है, परागकण नहीं बाबू, परागण क्या होता है, इसको उदाहरण और इसके जो प्रकार होते हैं ये भी पूछा जाता है, तो इसको प्रकार भी आप लोग को बता देते हैं। फिर पुष्प की संरचना, तो स्ट्रक्चर आप लोग को स्वयं से तैयार करना है, हम आंसर बता दे रहे हैं क्या लिखना है। और फिर यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर ये हो जाएगा, फिर पुष्प की संरचना, फिर नर तथा मादा जनन तंत्र दिया गया, यहाँ पर मिस प्रिंटिंग हुई, मादा जनन तंत्र हो जाएगा, ठीक है। इसको बताना है, तो इसमें भी स्ट्रक्चर आप लोग को स्वयं से तैयार करना है। फिर
फिर डीएनए में क्या हो जाएगा, डीएनए और आरएनए में अंतर, यानी कि 4 ही क्वेश्चन को आप लोग को चारों क्वेश्चन को चलिए आंसर आप लोग को बताते हैं। सबसे पहले परागण क्या होता है, किसे कहते हैं, कि मतलब ये कितने प्रकार के होते हैं, इसको परिभाषा सहित आप लोग को समझाते हैं, आप लोग को बताते हैं। तो यहाँ पर देखिए बाबू, परागण जो होते हैं परागकोश में परागकोश से पराग कणों को फूल की वर्तिका पर हस्तांतरण परागकण कहलाता है, परागण कहलाता है। परागण 2 प्रकार के होते हैं, स्वपरागण होता है, परपरागण होता है, यानी कि सेल्फ पॉल्यूशन होता है और क्रॉस पॉल्यूशन होता है। ठीक है, स्वपरागण देखिए क्या होता है, इसको समझिए कि क्या होता है। देखिए कि स्वपरागण जब एक फूल के परिपक्व परागण उसी फूल के स्त्री के सर और वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते, वर्तिकाग्र नहीं है बाबू, वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं तो इसे स्वपरागण कहते हैं, यानी कि सेल्फ पॉल्यूशन कहते हैं। और परपरागण क्या होता है कि जब परागकण क्या होता है, जब एक फूल के परागकण किसी साधन द्वारा किसी दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाए तो इस क्रिया को परपरागण कहते हैं। पर मतलब पैर के द्वारा, यानी कि किसी के सहारा से जाते हैं तो परपरागण कहते हैं। और स्वपरागण यानी कि सेल्फ होता है इसका इंग्लिश, यानी कि खुद से जो करते हैं वो पर स्वपरागण हो जाएगा। ठीक है, तो परागण हमारा ये वाला भी लिख करके वेल कंप्लीट हो गया। ठीक है बाबू, और फिर अगला क्वेश्चन दिया गया पुष्प की संरचना बनाइए। तो देखिए आप लोग को क्या करना, पुष्प जो होता है यानी कि जो फ्लावर होता है उसको आप लोग को स्ट्रक्चर यानी कि संरचना आप लोगों को चित्र बना लेना है, आवश्यक बनाना है। उसमें क्या लिखना है, नीचे लिखना है क्या, देखिए आप लोग उसको जरूर कार्य को पूरा कर लीजिएगा बाबू, जितना बता रहे हैं। देखो पुष्प और या फूल की संरचना आप लोगों को कई भाग होते हैं, इसमें लिखना है नीचे। फिर क्या आगे लिखना है, बाह्य दल लिखना है, यानी कि बाह्य दल में क्या लिखना है, बाह्य दल पुंज जो होता है इसमें देखिए क्या लिखना है कि ये छोटी छोटी पत्ती जैसे टुकड़े होते हैं जो पंखुड़ियों के नीचे निकलते हैं। और बाह्य दल पुंज क्या और पंखुड़ियों को सामूहिक रूप से पेरियंथ कहते हैं। ठीक है, ये वाला हो जाएगा। फिर पंखुड़ियाँ नीचे लिखने हेडिंग बना लेना। दूसरा कि ये फूल का रंगीन हिस्सा होता है, पंखुड़ियों को सामूहिक रूप से करोला कहते हैं। ठीक है, फिर अगला देखिए पुंकेसर है। क्या है पुंकेसर है कि यह फूल का नर प्रजनन भाग होता है, इसमें परागकोश और तंतु होता है, परागकोश में पराग बनता है। ठीक है, फिर अंडक हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि यह फूल का मादा प्रजनन भाग होता है, इसमें वर्तिकाग्र वर्तिका और अंडाशय होता है। ठीक है, फिर पुष्प वृंत क्या हो जाएगा, यह पुष्प का डंठल होता है। क्या होता है, डंठल, यानी कि जो सीधा सा होता है यही होता है। ठीक है, पुष्प का जो सीधा सा होता है यही होता है। ठीक है, जो नीचे से होता है। ठीक, और फिर जो लास्ट हमारा क्या हो जाएगा, रिसेप्टकल हो जाएगा। रिसेप्टल क्या होता है, इसमें समझिएगा कि यह फूल का वह आधार होता है जो फूल का भार संभालता है और उसे पौधों के तने से जोड़ता है। और जिन फूलों में नर और मादा दोनों भाग होते हैं उन्हें उभयलिंगी फूल कहते हैं। और वहीं जिन फूलों में केवल नर भाग या केवल मादा भाग होता है उन्हें पुल्लिंग या स्त्रीण फूल कहते हैं। ठीक है, ये वाला भी हमारा लिख करके वेल कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन क्या दिया गया था बाबू, नर और मादा जनन तंत्र में आप लोगों को बताना है, अंतर बताना है। क्या बताना है, अंतर बताना है, यानी कि उसके बारे में भी बता सकते हैं नर और इसका। तो आप लोग डायग्राम जरूर बना लीजिएगा। ठीक है, चित्र जरूर नर और मादा जनन का तैयार कर लीजिएगा। इसमें क्या लिखना है, अंतर देखिए समझिए क्या लिखना है कि नर जनन तंत्र में विसरण शुक्राणु नली और शिशन होते हैं, वहीं मादा जनन तंत्र में अंडाशय होते हैं। क्या होते हैं, अंडाशय होते हैं। और फिर क्या लिखना है, नर जनन तंत्र में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है जबकि मादा जनन तंत्र में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन होते हैं, हार्मोन होता है। ठीक है, फिर आगे क्या है, नर में दो तरह के सेक्स क्रोमोसोम्स XY होते हैं जबकि मादा में एक ही सेक्स क्रोमोसोम्स XX की 2 प्रतियां होती हैं। तो यानी कि ये हो जाएगा। ठीक है, सेक्स क्रोमोसोम्स XX मादा में पाए जाते हैं, 2 प्रतियां होती हैं। और फिर अगला जो पॉइंट में लिखना है, क्या लिखना है कि नर और मादा के बाहरी अंगों के आधार पर इनमें से अंतर किया जाता है। नर में शिशन और विसरण कोष विकसित होते हैं जबकि मादा में स्तन ग्रंथियां विकसित होती हैं। ठीक है, ये वाला वेल कंप्लीट। और जो हमारा इंपॉर्टेंट खास बात क्या है नर और मादा जनन तंत्र से जुड़ी, इसको जानना आप लोगों के लिए बेहद आवश्यक है। क्या है, इसमें लिखना है कि नर जनन तंत्र में स्मार्ट क्या लिखा है, स्पर्मेटोजोइड या वीर्य का निर्माण होता है। ठीक है, वीर्य का निर्माण होता है, फिर यानी कि स्पर्म का निर्माण होता है। और शुक्राणुओं के क्या होता है, इसमें देखिए शुक्राणुओं को
मैथुन क्रिया के जरिए नर मादा योनि में पहुंच जाता है। ठीक है, नर मादा की योनि में पहुंच जाता है। ठीक है, फिर आगे क्या है कि शुक्राणु योनि से गर्भाशय में जाते हैं और डिंब वाहिनी नलिका में होकर गुजरते हैं। फिर अगला पॉइंट में लिखिएगा, निषेचन तब होता है जब एक शुक्राणु और एक अंडाणु मिलकर द्विगुणित युग्मज बनाते हैं, तभी फर्टिलाइजेशन क्रिया संपन्न होती है। तो ये हमारा क्या था, नर और मादा जनन तंत्र के बारे में था, तो इसको आप लोग को समझा दिए। फिर चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया। अगला क्वेश्चन दिया गया डीएनए और आरएनए में अंतर दिया गया, यानी कि डीएनए और आरएनए में अंतर लिखना है। देखिए क्या होता है, समझिए। सबसे पहले आप लोग इसका फुल फॉर्म समझ लीजिए। क्या है, डीएनए का जो फुल फॉर्म होता है डी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, जो आरएनए का होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है, 3 अंतर आप लोग को लिख दीजिएगा, बहुत ही काफ़ी है। क्या है, डीएनए में डी ऑक्सी राइबोज शर्करा होती है, जबकि आरएनए में डी राइबोज शर्करा होती है। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो जाएगा। फिर जो दूसरा पॉइंट दिया गया, डीएनए में एडेनिन ग्वानिन थायमिन और साइटोसिन होते हैं, जबकि आरएनए में थायमिन की जगह यूरेसिल होता है। बस ये वाला लिख करके बिल कंप्लीट हो जाएगा। फिर तीसरा पॉइंट में क्या लिखिएगा कि डीएनए मुख्य रूप से केंद्रक में पाया जाता है, यानी कि न्यूक्लियस में पाया जाता है, जबकि आरएनए केंद्रक और कोशिका द्रव्य दोनों में पाया जाता है। बस बाबू, ये आप लोगों का 3 इंपॉर्टेंट अंतर लिख करके बिल कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अगला टॉपिक्स को देख लेते हैं और इसको आप लोग को समझा देते हैं। और यहाँ पर जो हमारा अगला हो जाएगा, मेंडल के आनुवंशिकता का नियम, यानी कि मेंडल का जो आनुवंशिकता का नियम होता है उसको बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ये भी एक क्वेश्चन है। और फिर जो दूसरा अगला हमारा है 26 वाला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है कि एक संकर तथा द्विसंकरण क्या होता है, इसको बताना है। फिर अगला दिया गया है लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को बताना है। फिर मानव मस्तिष्क, यानी कि मानव मस्तिष्क के बारे में बताना है। तो चलिए 4 टॉपिक्स को आप लोग इसको, सबसे पहले मेंडल के आनुवंशिकता का क्या नियम होता है इसको बता देते हैं। फिर इसके बाद हमारा 26 वाला टॉपिक करते हैं। तो चलिए आप लोगों को ये पहला हेडिंग बना लीजिएगा, मेंडल के आनुवंशिकता का नियम। ठीक है, चलिए इसको समझा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए मेंडल के आनुवंशिकता का जो नियम होते हैं क्या होते हैं, लक्षणों के विरासत के नियम है। ये नियम इस बात पर आधारित है कि किसी लक्षण को संतान में प्रकट होने के 2 संभावनाएं होती हैं। मेंडल ने साल, यानी कि साल कह सकते हैं, सन 1865 में इन सभी संभावनाओं को, नियमों को क्या किया था, रूप में बताया था। मेंडल के नियमों के जुड़ी खास बातें, यानी कि इंपॉर्टेंट क्या बात है इसको समझिएगा। इसी पॉइंट को वाइज आप लोग इसको भी लिख सकते हैं। क्या लिखिएगा कि मेंडल के आनुवंशिकता का नियम में क्या लिखिएगा कि मेंडल ने अपने एक संकर और द्विसंकरण के बाद जो निष्कर्ष निकले उन्हें ही मेंडल के आनुवंशिकता का नियम कहते हैं। ये हमारा पहला पॉइंट हो जाएगा। फिर अगला जो हो जाएगा, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए बगीचे की मटर का इस्तेमाल किया था। मटर के पौधों को वंशानुक्रम क्या अध्ययन के लिए एक सुविधाजनक प्रणाली है। और मेंडल के मुताबिक क्या है, संकर संतानों में केवल एक या दूसरे माता पिता के लक्षण स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। फिर आगे देखिए क्या है, मेंडल के मुताबिक क्या है, युग्मक निर्माण के दौरान प्रत्येक जीन के एलील एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। फिर मेंडल के अनुसार, यानी कि मुताबिक के जगह अनुसार भी लिख सकते हैं आप। मेंडल के अनुसार कम से कम एक प्रभावी एलील वाला जीव प्रभावी एलील को प्रभाव प्रदर्शित करेगा। ये वाला भी आप लोगों का लिख करके मेंडल का आनुवंशिकता का नियम लिख करके बिल कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन हमारा देखिए क्या दिया गया है कि अगला क्वेश्चन दिया गया एक संकर और द्विसंकरण क्या होता है, इसको समझाना है। तो इसको चलिए आप लोगों को लिख करके बता देते हैं कि जब एक जीन की वंशागत का अध्ययन किया जाता है या प्रयोगों में केवल एक ही लक्षण के मुख्य रूप से लिया जाता है, अथवा एक लक्षण के युग्म के क्या होते हैं, विकल्पों का प्रयोग होता है, तो एक संकरण कहलाते हैं। और ऐसे संकरण में प्रथम F2 पीढ़ी में 3:1, यानी कि सेकंड जनरेशन में क्या F2 यानी कि फर्स्ट नहीं, सेकंड जनरेशन में क्या होता है, प्रथम द्वितीय पीढ़ी में 3:1 का अनुपात प्राप्त होता है। जबकि 2 जीन, आगे क्या लिखना है कि द्विसंकर वाले में, कि जब 2 जीन
की वंशागत का अध्ययन किया जाता है या प्रयोगों में दो जोड़ी युग्म विकल्पी लिए जाते हैं तब इसे द्विसंकर संकरण कहते हैं, संकर कहते हैं। इसमें F2 पीढ़ी में क्या होते हैं 9:3:3:3:1 होता है। ठीक है, क्या होता है इतना मिलता अनुपात मिलता है। ये वाला भी हमारा एक संकर और द्विसंकर लिख करके बेल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये वाला भी आंसर हमारा लिख करके बेल कंप्लीट हो जाएगा। और फिर आगे जो हमारा दिया गया है मानव लिंग निर्धारण, यानी कि मानव के लिंग निर्धारण के बारे में बताना है। तो चलिए आप लोगों को इसको लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को समझा देते हैं, बता देते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर इसको भी बता देते हैं। ठीक है, देखिए क्या है कि मनुष्य में लिंग निर्धारण एक जोड़ी कारकों से होता है। मादा में XX, नर में XY, शुक्राणुओं और अंडाणुओं के गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है, यानी कि 23 इसकी होती है तो 23 इसकी होती है, यानी कि मेल की और फीमेल की 23 होती है। ठीक है, और टोटल 46 होती है। ठीक है, शुक्राणुओं की संख्या आधी आधी होती है। फिर जब माता और अंडा तथा पिता का शुक्राणु परस्पर मिलते हैं तब युग्मज बनता है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या द्विगुनी हो जाती है, फिर से द्विगुणित संख्या हो जाता है और इससे संतति बनती है जिसका लिंग इस पर निर्भर करता है कि उसमें दोनों XX या X या एक X या और एक Y है। अगर दोनों X है तो मादा बनती है और एक Y एक X गुणसूत्र तो युग्मज में नर बनता है। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर नर और मादा का दिया गया तो ये वाला हो जाएगा। और भी लिखना चाहे तो यहाँ पर देखिए दिया गया लिंग निर्धारण के प्रक्रिया के दौरान किसी जीव के आगे भी लिखना चाहे कि लक्षणों को आप लोग को दोनों तरीका को आजमाना है, चाहे आप लोग ऊपर वाला लिखना चाहे तो ये वाला लिख सकते हैं। निम्नलिखित बातों पर क्या होते हैं निर्धारण के लिए जैविक प्रक्रिया या प्रक्रिया किसी जीव के नर या मादा में होने वाली पहचान करने में मदद करती है। लिंग निर्धारण के प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित बातें मतलब निम्नलिखित जानकारी है या मतलब अधिक जानकारी है, ज़्यादा जानकारी है। इसमें देखिए क्या है कि पहला पॉइंट में लिखिएगा कि लिंग निर्धारण की सबसे आम प्रक्रिया गुणसूत्रीय लिंग निर्धारण है। ठीक है, जो दूसरा पॉइंट लिखिएगा मानव में महिलाओं में XX और पुरुषों में XY गुणसूत्र होते हैं, यानी कि क्रोमोसोम्स होते हैं। फिर अगला दिया गया महिलाओं में एक X गुणसूत्र माँ से और दूसरा X गुणसूत्र पिता से मिलता है। फिर क्या है पुरुषों में एक गुणसूत्र माँ से मिलता है और एक Y से मिलता है, पिता से मिलता है। ठीक है, फिर अगला दिया पॉइंट क्या लिखेगा कि शुक्राणु जनन के दौरान नर दो तरह के युग्मक बनाते हैं, एक X गुणसूत्र वाला और दूसरा Y गुणसूत्र वाला बनाता है। फिर अगला लिखना है कि निषेचन के समय पिता का कौन सा युग्मक माता के गुणसूत्र के साथ मिलता है, इस पर निर्भर करता है कि बच्चा नर होगा या मादा होगा। बस ये वाला हो जाएगा। फिर अगला जो पॉइंट लिख दीजिएगा क्या कि इस तरह बच्चों को नर या मादा होने की संभावना बराबर हो जाती है, यानी कि इक्वल हो जाती है। ठीक है, तो ये वाला भी हमारा लिख करके वेल कंप्लीट हो जाएगा। फिर चलिए अगला टॉपिक देख लेते हैं और उसका आंसर आप लोगों को बता देते हैं, आप लोगों को समझा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए बाबू ये वाला लिंग निर्धारण की प्रक्रिया भी हो जाएगा। फिर मानव मस्तिष्क दिया गया, यानी कि ह्यूमन ब्रेन दिया गया, तंत्रिका तंत्र दिया गया, प्रकाश का परावर्तन दिया गया है। इसको भी आप लोगों को आंसर बता देते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक इसको नोट करते चलिएगा। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब दिया गया, देखिए। और फिर प्रकाश का अपवर्तन नियम दिया गया, जेल वाला दिया गया है, यानी कि और फिर लेंस के प्रतिबिंब का निर्माण। तो चलिए आप लोग को सीरियल वाइज बताते हैं। पहला मानव का मस्तिष्क हेडिंग बना लीजिएगा, इसका डायग्राम भी आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तो मानव का मस्तिष्क में आप लोगों को क्या लिखना है, चलिए इसको बता देते हैं। तो देखिए इसमें क्या लिखना है, मानव मस्तिष्क में लिखना है कि मानव शरीर का सबसे जटिल अंग है। मानव मस्तिष्क जो होता है मानव शरीर का सबसे जटिल अंग होता है, यानी कि पार्ट होता है। इसमें क्या लिखना है, यह विचार, स्मृति, भावनाओं, स्पर्श, मोटर कौशल और दृष्टि, श्वास, तापमान, भूख और शरीर को नियंत्रित करने वाली हर प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है। मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित कुछ खास जानकारी है, यानी कि निम्नलिखित बातें क्या क्या है। इसमें देखिए क्या क्या है कि मस्तिष्क में अरबों तंत्रिका कोशिकाएं होती है, यानी कि न्यूरॉन सेल्स होते हैं और इनके बीच आंतरिक संचार होता है। ठीक है, फिर मस्तिष्क में होने वाली गतिविधियां तंत्रिका कोशिकाओं से पैदा होने वाले इलेक्ट्रिकल इम्पल्स से होती है, ये वाला हो जाएगा। फिर मस्तिष्क के 3 मुख्य भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क होते हैं। ठीक है, आगे क्या दिया गया, मस्तिष्क के शरीर का रचना
शरीर की शारीरिक रचना का अध्ययन न्यूरो एंटोमी और इसके कार्य का अध्ययन न्यूरो साइंस कहलाता है। ठीक है, न्यूरो साइंस यानी कि न्यूरो डॉक्टर होते हैं ना बाबू। तो ये वाला हो जाएगा। फिर अगला है कि मस्तिष्क की शिथिलता से मनोरोग स्थितियां जैसे सिजोफ्रेनिया और नैदानिक अवसाद जुड़ी हुई हैं। और फिर अगला है मस्तिष्क ट्यूमर भी होता है, मस्तिष्क में ट्यूमर भी हो सकता है जो सौम्य और घातक दोनों ही हो सकता है। ठीक है, और मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी मिलाकर केंद्रीय तंत्रिका यानी कि CNS बनाती है। ठीक है, ये मस्तिष्क के बारे में था। फिर आप लोगों को क्या बता देते हैं कि आप लोगों को यहाँ पर आगे और बता देते हैं मस्तिष्क के बारे में कि देखिए क्या है कि आपका मस्तिष्क जो होता है, देखिए यहाँ पर कि मस्तिष्क आपका तंत्रिका तंत्र आपके द्वारा किए जाने वाले काम पर भूमिका निभाता है। और आपके तंत्रिका के 3 मुख्य भाग होते हैं। मस्तिष्क से होता है, रीढ़ की हड्डी होती हैं और क्या होते हैं, हड्डी की तंत्रिकाएं होती है और अपने चलने, सोचने और महसूस करने की मदद करता है। और यह उन चीज़ों को भी नियंत्रित करता है जिन्हें आप करते हैं लेकिन जिनके बारे में नहीं सोचते हैं, जैसे कि पाचन होता है। ठीक है, ये वाला भी हमारा लिख करके बल कंप्लीट हो जाएगा। तो ये वाला हमारा तंत्रिका तंत्र वाला भी और मस्तिष्क वाला भी लिख करके बल कंप्लीट हो गया। फिर अगला दिया गया प्रकाश का परावर्तन और अवतल उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनाना है, ये वाला लिखना है। और प्रकाश का अपवर्तन नियम लिखना है और लेंस का प्रतिबिंब का निर्माण लिखना है। तो चलिए आप लोग को इन सभी क्वेश्चन को सबसे पहले प्रकाश का परावर्तन बता देते हैं एंड आप लोग को समझा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बाबू कि प्रकाश के परावर्तन के जो नियम होते हैं इसको समझिए। प्रकाश के परावर्तन के 2 ही नियम होते हैं। क्या होते हैं, जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराती है तो आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होता है। ये हमारा पहला नियम हो जाएगा, पहला पॉइंट हो जाएगा। और जो फिर दूसरा नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अवलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। बस यही दो ही नियम है। तो ये वाला नियम लिख करके बल कंप्लीट हो जाएगा। फिर चलिए आप लोगों को बता देते हैं आगे क्या अवतल और उत्तल दर्पण के प्रतिबिंब बनने की अंतर क्या होता है, इसको समझा देते हैं एंड आप लोगों को बता देते हैं। देखिए इसमें क्या लिखना है, अवतल बनने के प्रतिबिंब में अंतर ये है, पहला पॉइंट में लिखिएगा अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब सीधा, यहाँ पर साधा नहीं है बाबू, सीधा है, सा पर बड़ी मात्रा है, सीधा और वस्तु से बड़ा होता है। जबकि उत्तल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब उल्टा और वस्तु से छोटा होता है। फिर अगला क्या है, अवतल दर्पण वो वास्तविक और आभासी दोनों तरह के प्रतिबिंब बनाता है, वहीं उत्तल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा आभासी होता है। ठीक है, ये वाला हो जाएगा। फिर आगे दिया गया है कि जब आप किसी अवतल दर्पण पर अपना चेहरा देखते हैं तो प्रतिबिंब उल्टा होता है और बड़ा दिखता है, वहीं उत्तल दर्पण पर आपका चेहरा देखने पर आपका प्रतिबिंब सीधा और छोटा दिखता है। ठीक है, ये वाला लिख करके कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला दिया गया है कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है। इससे इसकी परावर्तक सतह को एक गोल सतह की तरह आकार की होती है। अवतल दर्पण को केंद्र बिंदु परावर्तक सतह के पीछे होता है। ठीक है, ये वाला भी लिख करके हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला दिया गया है कि अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन को नियम को बताइए, यानी कि ये बताना है। तो चलिए आप लोग इसको भी बता देते हैं, प्रकाश के नियम को जो बताना है, यानी कि प्रकाश का जो अपवर्तन का नियम होता है उसको बता देते हैं। देखिए प्रकाश के अपवर्तन को नियम या स्नेल का नियम भी कहते हैं। इसमें क्या है कि प्रकाश किरणों को झुकने की मात्रा को बताता है। यह 2 माध्यमों अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। प्रकाश के अपवर्तन नियम ये होते हैं। देखिए क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन नियम होता है, पहला जो पॉइंट लिखेगा कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर 2 माध्यमों के अंतराल पृष्ठ पर अभिलंब सभी एक ही तल पर होते हैं। फिर अगला लिखना है कि आपतन कोण की ज्या यानी कि साइन और परावर्तन कोण की ज्या यानी कि साइन अनुपात एक स्थिरांक होता है। ठीक है, ये वाला हमारा लिख करके बल कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, लेंस के प्रतिबिंब बनने का तरीका बताना, यानी कि क्या होता है, आप लोग इसको समझिए। क्या लिखना है कि जब प्रकाशीय केंद्र O और F1 के बीच रखी जाती है तो प्रतिबिंब लेंस के आगे बनता है और यह काल्पनिक होता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु से बड़ा होता है, ये वाला हो जाएगा। फिर आगे देखिए क्या है कि जब वस्तु मुख्य फोकस यानी कि F पर रखी जाती है तो प्रतिबिंब लेंस के पीछे बनता है और यह वास्तविक होता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु से बहुत बड़ा होता है। ठीक है, ये वाला हो जाएगा। फिर आगे देखिए क्या है कि अवतल लेंस से बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी सीधा और प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से छोटा सीधा आभासी होता है। ठीक है, फिर आगे पॉइंट में लिखिएगा कि
फिर आगे पॉइंट में क्या लिखेगा, उत्तल लेंस के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से छोटा और बराबर और आकार या आकार से बड़ा हो सकता है। ठीक है, ये वाला हो जाएगा। फिर अगला लिख सकते हैं कि उत्तल लेंस हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब देता है और लेंस भी आवधिक आभासी प्रतिबिंब दे सकता है। ठीक है, तो हमारा ये वाला लेंस के प्रतिबिंब का निर्माण वाला भी कंप्लीट हो जाएगा। आंसर इसका भी लिख करके बाबू समझा दिया एंड आप लोग को बता दिए। और अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया, लेंस की क्षमता क्या होती है, यानी कि किसे कहते हैं, इसके बारे में बताना है। निकट दृष्टि दोष होता है। दूर दृष्टि दोष क्या होता है, मानव नेत्र का सचित्र वर्णन कीजिए, यानी कि चित्र बना करके इसके बारे में लिखना है। तो चलिए आप लोगों को चारों क्वेश्चन को बता देते हैं, यानी कि 4 क्वेश्चन क्या क्या है। लेंस की क्षमता को बताना है, यानी कि किसे कहते हैं, क्या होता है, निकट दृष्टि दोष क्या होता है, दूर दृष्टि दोष क्या होता है। अब मानव नेत्र का सचित्र वर्णन करके आप लोग को विस्तार पूर्वक से बता देते हैं। देखिए, सबसे पहले लेंस की क्षमता को हेडिंग बनाना है। इसमें क्या लिखना है बाबू, चलिए आप लोग को बताते हैं। तो देखिए, जो लेंस की क्षमता को हेडिंग बनाना है, इसमें क्या लिखना है कि उस पर पड़ने वाली, देखिए किसी लेंस की क्षमता का मतलब यह है कि उस पर पड़ने वाली रोशनी को मोड़ने की उसकी क्षमता। लेंस की क्षमता को मापने का तरीका और उसकी इकाइयाँ ये रही हैं, क्या क्या है आप लोग समझिए, इसके बारे में ही लिखना होता है। देखिए, लेंस की क्षमता को डायरेक्टर यानी कि डी से मापा जाता है, ये हमारा पहला पॉइंट हो जाएगा। फिर दूसरा पॉइंट जो हो जाएगा, लेंस की क्षमता को मीटर में उसकी फोकस दूरी व्युत्क्रम के रूप में परिभाषित की जाती है, ये हमारा दूसरा हो जाएगा। फिर जो तीसरा लिखना होगा कि एक डायरेक्टर एक जैसे लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर होती है। ठीक है, ये वाला हो जाएगा। लेंस की क्षमता का फार्मूला होता है D बराबर 1/f, जहाँ D का मतलब होता है डायरेक्टर होता है और F का मतलब होता है मीटर में लेंस की फोकस दूरी होता है। ठीक है, ये वाला हो जाएगा। फिर यहाँ पर आगे लिखना है कि उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, जबकि अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक यानी कि वो माइनस होती है। ठीक है, पॉजिटिव होती है जो अवतल की पॉजिटिव होती है, यानी कि और जो ऋणात्मक क्षमता होती है यानी कि उत्तल की पॉजिटिव होती है और अवतल की क्या होती है, निगेटिव होती है। ठीक है, फिर अगला दिया गया, उत्तल लेंस की प्रकाश किरणों के मुख्य अक्ष की ओर अभिसारित होती है, यानी कि फैली होती है, और अवतल लेंस में प्रकाश किरणों को क्या मुख्य अक्ष से दूर अपसारित होती है। ठीक है, ये वाला हमारा लिख करके आंसर बेल कंप्लीट हो जाएगा बाबू। फिर अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया, निकट दृष्टि दोष क्या होता है, इसको बताइए स्पष्ट तरीके से, इसका कारण बताना, निवारण बताना, उपचार बताना। ठीक है, तो चलिए आप लोग इसको समझाते हैं। डोंट वरी बाबू, आप लोग इसको भी समझ लीजिए। देखिए, निकट दृष्टि दोष या मायोपिया एक समान दृष्टि संबंधी समस्या है जिसमें पास की चीज़ें साफ दिखाई देती है लेकिन दूर की चीज़ें धुंधली दिखती है, और यह तब होता है जब आँख का आकार या कार्निया का वक्रता बढ़ जाता है। इससे आँख में जाने वाली रोशनी सही तरीके से फोकस नहीं हो पाती है और छवियाँ रेटिना के सामने केंद्रित हो जाती हैं। ठीक है, ये हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष के कारण क्या होते हैं, यानी कि रीजन क्या होते हैं, आँख का आकार लंबा या अंडाकार होना। ठीक है, कार्निया का वक्रता बहुत बड़ा होना, ये वाला हो जाएगा। फिर इसके उपचार क्या होते हैं, निकट दृष्टि दोष के चश्मा या कंटेंट लेंस पहनना। ठीक है, और फिर हो जाएगा एंट्रोपिन आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल करना। और फिर अगला जो हो जाएगा, आर्थोकेट्रोलॉजी यानी रात में पहनने वाली कठोर कॉन्टैक्ट लेंस को लगाएं। और फिर क्या है, बाहर ज़्यादा समय बिताना। ठीक है, ये वाला हमारा उपचार हो जाएगा बाबू। आप लोग को इसके बारे में भी, निकट दृष्टि दोष भी हो गया और दूर दृष्टि दोष वाला भी आप लोग को चलिए बता देते हैं। इसमें क्या लिखना है, दूर दृष्टि दोष या हाइपायरोपिया कहते हैं, या एक आम नेत्र रोग है। इसमें आंखें प्रकाश को ठीक से एक फोकस पर मोड़ नहीं पाती है जिससे पास की चीज़ें धुंधली दिखाई देती हैं। और दूर दृष्टि दोष के कुछ लक्षण होते हैं, खास लक्षण ये होते हैं, क्या क्या होते हैं देखिए, स्पष्ट रूप से फोकस करने में आंखें थक जाना। ठीक है, और सिर दर्द होना, ध्यान केंद्रित करने में दिक्कत होना, आंखों में दर्द होना, दोहरी दृष्टि होना, निरंतर ध्यान के बाद चिड़चिड़ापन या घबराहटपन होगा। ये वाला सब इनके दोष हैं। इसके बारे में और देखिए क्या है कि दूर दृष्टि दोष की होने की वजह से, किस वजह से होते हैं, चक्षु लेंस की फोकस दूरी ज़्यादा हो जाना और नेत्र लेंस छोटा हो जाना। नेत्र गोलक में बहुत छोटा होता है
और ठीक करने के उपाय क्या होते हैं? आंखों के आगे उत्तर लेंस व चश्मा पहना जाता है। उम्र बढ़ने के साथ साथ दूर दृष्टि दोष बढ़ता जाता है। ठीक है, ये वाला भी लिख करके वेल कंप्लीट हो जाएगा। फिर मानव नेत्र के बारे में जो पूछा जाता है, तो देखिए मानव नेत्र यानी कि जो आँख होता है, यानी कि आँख जो मानव का होता है उसके बारे में पूछा जाता है, सचित्र वर्णन करना होता है। इसके बारे में देखिए क्या होता है, नेत्र यानी कि मानव नेत्र। नेत्र मनुष्य के शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है जिसकी सहायता से हम किसी सभी वस्तुओं को देख पाते हैं। मानव की आंखें पर एक फोटोग्राफिक कैमरे की भांति कार्य करता है। मानोग्राफिक के नामांकित भाग होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं? यहाँ पर देखिए डायग्राम है, आप लोग भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं, आप लोग भी रफ कॉपी में बना सकते हैं। यहाँ पर इसमें भरा रहता है कचाव द्रव होता है, ये जो होता है लेंस होता है, और ये जो होता है पीत बिंदु होता है, और ये दृष्टि पटल होता है, ये दिक् तंत्रिका होता है, पश्चिमावी पेशी यहाँ पर है, निचली पर जो पलक होती है ये होती है, और जो यहाँ पर कार्निया यहाँ पर देखिए बाबू है, और फिर यहाँ पर आप लोग का जलीय द्रव्य होता है, यानी कि जलीय यानी कि द्रव्य होता है, यहाँ पर कछाव द्रव्य होता है। फिर ऊपरी पलक यहाँ पर दिया गया है। फिर आप लोगों को यहाँ पर परितरिका दिया गया है, नेत्र तारा यहाँ पर भी दिया गया है। सभी डायग्राम यहाँ पर ह्यूमन आइज का दिया गया है। तो आप लोग इसके बारे में आप लोग इसको डायग्राम हो जाएगा, और उसके बारे में एक एक पॉइंट लिखना चाहें तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं। क्या क्या है पॉइंट को समझा दे रहे हैं एंड बता दें। दृष्टि पटल है क्या है कि मानव नेत्र को एक खोखले गोले के समान होता है, या बाहर में एक दृढ़ व पारदर्शी श्वेत परत से ढका होता है। इस परत को दृढ़ पटल या श्वेत पटल भी कहते हैं। इसमें नेत्र के भीतरी भाग को सुरक्षा होता है। रक्त पटल क्या होता है इसको समझिए कि रक्त पटल क्या होता है? दृढ़ पटल के भीतरी पृष्ठ पर एक काले रंग की झिल्ली लगी रहती है, इसे रक्त पटल कहते हैं। या आपतित प्रकाश का अवशोषण करता है और रेटिना को पोषण प्रदान करता है। ये वाला हो जाएगा। कार्निया क्या होता है? मानव नेत्र के सामने के श्वेत पटल के मध्य थोड़ा उभरा हुआ भाग पारदर्शी होता है। प्रकाश की किरणें इसी भाग से अपवर्तित होकर नेत्र के प्रवेश करती हैं, नेत्र में प्रवेश करती हैं, जिसे कार्निया होता है। फिर परितारिका क्या होता है? कार्निया के पीछे एक रंगीन एवं अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है, जिसे के बीच में छिद्र होता है, उसका रंग अधिकांशतः काला होता है। ठीक है। पुतली क्या होता है? परितारिका के बीच छिद्र को पुतली कहते हैं। परितारिका को की मांसपेशियों को संकुचन एवं विस्तारण में आवश्यकता अनुसार आकार में कम या ज्यादा होता रहता है। ठीक है। नेत्र लेंस क्या होता है इसको समझिए बाबू। नेत्र लेंस के बारे में कि पुतली को ठीक पीछे पारदर्शी ऊतक का बना होता है, उत्तर लेंस कहलाता है, फिर जिसे नेत्र लेंस कहते हैं। ठीक है। इसके पीछे का भाग वक्र का त्रिज्या आगे भाग के अपेक्षा अधिक होती है। इसका मध्य अपूर्णांक लगभग 1.4 होता है। नेत्र लेंस मांसपेशियों के बीच टिका रहता है, जिन्हें पश्चिमाभी पेशियां कहा जाता है। ठीक है। फिर जलीय द्रव्य क्या होता है? कार्निया व नेत्र के लेंस के बीच को पतला द्रव्य भरा होता है, यह कार्निया व अन्य भागों का पोषण प्रदान करता है, और इस द्रव्य का पूर्णांक 1.336 होता है। ठीक है। कचाव द्रव्य क्या होता है? नेत्र लेंस का व रेटिना के बीच के पारदर्शक गाढ़ा द्रव्य होता है, इसे कचाव द्रव्य कहते हैं। दृष्टि पटल क्या होता है? देखिए सभी आंख के सभी भाग को समझा दे रहे हैं बाबू। दृष्टि पटल क्या होता है? रक्त पटल के नीचे एक पारदर्शक झिल्ली होती है, जिसे रेटिना कहते हैं। वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें कार्निया व नेत्र लेंस से अपवर्तित होकर रेटिना पर फोकसित होती हैं, और रेटिना में अनेक प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती हैं, जो प्रकाश ऊर्जा की सक्रिय हो जाती हैं और विद्युत सिग्नल उत्पन्न करती हैं। पीतबिंदु या अंधबिंदु क्या होता है इसको समझ लीजिए। देखिए पीतबिंदु रेटिना के मध्य एक पीला भाग होता है, जिसे पीतबिंदु कहते हैं। इसकी सुग्राह्यता सबसे अधिक होती है। जिस स्थान पर प्रकाश की सुग्राह्यता शून्य होती है उसे अंधबिंदु कहते हैं। ठीक है। दोनों हो गया बाबू। नेत्र का कार्य क्या होता है इसको समझ लीजिए, बस खत्म पॉइंट। लास्ट पॉइंट में लिखना है नेत्र का कार्य क्या है, वर्क क्या होता है आँख का, कि जब हमारी पलकें खुली होती हैं तो हमारे सामने रखी वस्तु से चली प्रकाश किरणें कार्निया पर आपतित होती हैं। यहाँ से किरणें नेत्र लेंस द्वारा अपवर्तित होकर रेटिना पर प्रतिबिंबित होती हैं। प्रतिबिंब की सूचना प्रकाश सुग्राही कोशिकाओं द्वारा रेटिना की संवेदी कोशिकाओं से होकर मस्तिष्क में पहुंचती हैं, और मस्तिष्क का उसका ज्ञान अनुभव द्वारा प्राप्त कर लेता है। ठीक है। ये हमारा हो जाएगा नेत्र का कार्य हो जाएगा बस। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बाबू। ये वाला भी नेत्र का जो भी था सचित्र वर्णन था इसको बता दिए। चलिए अगला टॉपिक देख लेते हैं।
देखिए बाबू, अगला टॉपिक दिया गया ओम का नियम और सत्यापन करना, यानी कि ओम का नियम किसे कहते हैं, क्या होता है, और इसको सत्यापन यानी कि सिद्ध करना है। ये हमारा 38 वाला टॉपिक दिया गया। और अगला दिया गया 39 वाला, विद्युत धारा किसे कहते हैं, क्या होता है, विद्युत प्रतिरोध क्या होता है, श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, और समांतर क्रम संयोजन क्या होता है। इन पांचों टॉपिक्स को आप लोग को इसका आंसर भी बता देते हैं एंड आप लोग को समझा देते हैं। सबसे पहले ओम का नियम क्या होता है इसको बताते हैं, फिर विद्युत धारा, फिर विद्युत प्रतिरोध, फिर श्रेणी क्रम संयोजन, फिर समांतर क्रम संयोजन। तो सबसे पहले चलिए ओम का नियम किसे कहते हैं, क्या होता है, उसको सत्यापन करके बता देते हैं, आप लोग को समझा देते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बाबू सबसे पहले क्या लिखना है, ओम के नियम के बारे में जो जानकारी लिखना होगा, क्या लिखना होगा, देखिए कि ओम का नियम यह बताता है, यानी कि ओम के नियम के अनुसार भी लिख सकते हैं कि किसी स्थिर तापमान पर किसी चालक के दो बिंदुओं के बीच वोल्टेज या विभवांतर के उसमें प्रवाही धारा के सीधे अनुपाती होता है। ओम का नियम का सूत्र होता है V बराबर IR होता है। ठीक है, और फिर आगे क्या लिखना है कि ओम का नियम आधुनिक भौतिक क्या होता है, भौतिकी या मूल नियम माना जाता है। ओम का नियम जो होता है विद्युत उपकरणों के डिजाइन और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के विकास में इस्तेमाल किया जाता है। ओम का नियम जर्मन वैज्ञानिक साइमन ओम ने दिया था, यानी कि खोजे थे। ठीक है, फिर अगला है कि विद्युत प्रतिरोध की अंतरराष्ट्रीय इकाई ओम है। इसे ओम द्वारा यहाँ पर इस चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है। एक ओम क्या है, एक ओम बराबर क्या होता है, एक वोल्टेज अपान 1 एम्पियर के बराबर होता है 1 ओम। ठीक है, तो ये वाला बिल लिख करके हमारा बेल कंप्लीट हो जाएगा। फिर चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया विद्युत धारा किसे कहते हैं, यानी कि विद्युत धारा क्या होता है, विद्युत प्रतिरोध, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन क्या होता है इसको बता देते हैं। विद्युत धारा सबसे पहले आप लोग को समझाते हैं, आप लोग को बताते हैं। ठीक है, तो देखिए बाबू, विद्युत धारा क्या होता है कि जब कंडक्टर व वोल्टेज लगाया जाता है तो सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में प्रवाहित होते हैं, जिसे करंट कहा जाता है। जबकि विद्युत ऊर्जा लगभग प्रकाश की गति से कंडक्टर के माध्यम से हस्तांतरित होती है। व्यक्तिगत इलेक्ट्रॉन बहुत धीमे हो जाती है। विद्युत धारा दो प्रकार के होते हैं, चलते हैं, यानी कि धीमी गति से चलते हैं। विद्युत धारा दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष या और परावर्तित। ठीक है, ये वाला हो जाएगा। फिर हमारा अगला क्या दिया गया है, विद्युत धारा फिर अगला क्वेश्चन दिया गया विद्युत प्रतिरोध क्या होता है, यानी कि विद्युत प्रतिरोध दिया गया है, इसको क्वेश्चन बता देते हैं बाबू। तो यहाँ पर आप लोगों को इसका क्वेश्चन भी बता दे रहे हैं। देखो विद्युत प्रतिरोध क्या होता है, यानी कि विद्युत प्रतिरोध, देखिए किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह के आने वाली बाधा को ही विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। ये इसका परिभाषा हो जाएगा। इसके बारे में और लिखना चाहें, देखिए पॉइंट वाइज क्या लिखना है। पहला पॉइंट में कि पॉइंट वाइज लिखिए कि विद्युत प्रतिरोध चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉनों की यादृच्छिक गति और टकराव से पैदा होता है। फिर अगला लिखना चाहे विद्युत प्रतिरोध को ओम में मापा जाता है। फिर आगे लिखना चाहे कि विद्युत प्रतिरोध चालक की प्राकृतिक लंबाई, अनुप्रस्थ काट, क्षेत्रफल और तापमान पर निर्भर करता है। फिर आगे है विद्युत प्रतिरोध के व्युत्पन्न को चालकता कहते हैं और इसकी इकाई सीमेंस होती है। ठीक है, फिर आगे दिया गया विद्युत प्रतिरोध का इस्तेमाल विद्युत सर्किट में धारा को नियंत्रित करने या विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदलने के लिए किया जाता है। ठीक, फिर आगे दिया गया विद्युत प्रतिरोध स्थैतिक या गतिशील हो सकता है। स्थैतिक प्रतिरोध डीसी सर्किट में होता है, गतिशील प्रतिरोध एसी यानी कि एसी सर्किट में होता है। ठीक है, फिर आगे लिखना चाहें कि विद्युत प्रतिरोध की गणना ओम के नियम से की जाती है। ओम के नियम के अनुसार यदि तापमान जैसी भौतिक अवस्थाएं नियत रहें तो किसी प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर से उससे गुजरने वाली क्या हो जाएगा, हमारा उससे गुजरने वाली धारा समानुपाती होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया श्रेणी क्रम किसे कहते हैं, क्या होता है, इसके विस्तार पूर्वक से बताना है। तो चलिए इसका भी आंसर आप लोगों को बता देते हैं, आप लोगों को समझा देते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है कि जब किसी परिपथ में दो या दो से अधिक घटकों को एक तरह से जोड़ा जाता है तो इस सभी में एक ही धारा प्रवाहित होती है, जिसे श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन से जुड़ी से खास बातें क्या क्या हैं, देखिए कि श्रेणी क्रम संयोजन में सभी घटकों में एक समान धारा प्रवाहित होती है, ये हो जाएगा। और इन परिपथों में धारा केवल एक परिपथ से प्रवाहित होती है। वाटर हीटर और प्रशीतक जैसे उपकरणों को श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग करते हैं, ये वाला हो जाएगा। और श्रेणी क्रम से जुड़ी प्रतिरोधों को परिणामी प्रतिरोध उनका क्या होता है, उनका योग होता है, यानी श्रेणी क्रम के लगे प्रतिरोध तुल्य R बराबर R1 प्लस R2 R
प्लस R3 होता है। ठीक है, श्रेणी क्रम संयोजन में पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध से पहले प्रतिरोध से जुड़ा होता है। इस क्रम को जरूरत मुताबिक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, श्रेणी क्रम से हमारा ये वाला भी हमारा लिख करके बेल कंप्लीट हो जाएगा। फिर आगे देखिए क्या दिया गया, आगे क्वेश्चन हमारा दिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि समांतर क्रम संयोजन क्या होता है, चुंबकीय रेखाएं क्या होता है, बायो-सेवार्ट का नियम क्या होता है, इसको बताना है। तो चलिए आप लोग को इसको बताते हैं। अब फ्लेमिंग के दाएं और बाएं हाथ का नियम बताना। तो चलिए चारों क्वेश्चन को आप लोगों को बता देते हैं। इसका आंसर समांतर क्रम संयोजन सबसे पहले बता देते हैं आप लोगों को। चलिए इसका आंसर भी आप लोगों को बता देते हैं। ठीक है, समांतर क्रम संयोजन। तो देखिए समांतर क्रम संयोजन में क्या लिखना है कि जब दो या दो से ज़्यादा यानी कि अधिक दो सिरों वाले विद्युत अवयव में एक तरह से जोड़ा जाता है तो उन सभी सिरों के बीच विभवांतर समान होता है, जिसे समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। यह डेफिनेशन हो जाएगा। फिर अगला लिखना चाहे, आगे पॉइंट में लिखना चाहे तो क्या लिखना है कि समांतर सभी प्रतिरोधों को बायां सिरा एक बिंदु पर दायां सिरा से जुड़े बिंदु पर जुड़ा होता है। और अगला पॉइंट लिखना चाहें लिख दीजिएगा क्या कि सभी संधारित्र के लिए विभवांतर समान होता है। फिर अगला पॉइंट क्या है कि सभी एनोड एक बिंदु पर जुड़े होते हैं और सभी कैथोड दूसरे बिंदु पर जुड़े होते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा। और इसके खास बातों लिखना चाहे तो खास बात भी लिख सकते हैं, यहाँ पर आप लोग को स्क्रीन पर दिखा दे रहे हैं, इसको लिख दीजिएगा। ये वाला हो जाएगा। फिर आप लोगों का अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, चलिए उसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं और बायो-सेवार्ट नियम दिया गया है और फ्लेमिंग के दाएं और बाएं हाथ का नियम दिया गया है। तो चुंबकीय बल रेखाएं, चलिए आप लोग को इसको समझा देते हैं, आप लोग को बता देते हैं। तो देखिए इसका आंसर क्या लिखिएगा कि चुंबकीय बल रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाने वाली काल्पनिक रेखाएं होती हैं। ये बंद वक्र होती हैं और इनका कोई उद्गम या अंत नहीं होता है। चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में निम्नलिखित जानकारी है, यानी कि कुछ खास बातें क्या क्या हैं इसको समझिएगा। क्या है कि चुंबक के बाहर चुंबकीय बल रेखाएं उत्तर दक्षिण ध्रुव की ओर होती है। और फिर अगला लिखिएगा कि चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखाएं दक्षिण ध्रुव की ओर होती हैं। फिर आगे लिखिएगा चुंबक के बाहर इनका पथ प्रबलाकार होता है। ठीक है, फिर चुंबक के अंदर क्या होता है, इनका पथ सरल में होता है। ये वाला भी लिख करके हमारा बेल कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला दिया गया बायो-सेवार्ट का नियम दिया गया है। चलिए आप लोग को इसको समझा देते हैं, आप लोग को बाबू बता देते हैं। ठीक है, बायो-सेवार्ट का नियम क्या लिखिएगा कि धारावाही चालक में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता में चालक प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होती है और चालक से बिंदु दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है तथा धारा की दिशा व चालक खंड के बिंदु से मिलाने वाली रेखा के बीच बनने वाली कोण की ज्या अनुक्रमानुपाती होता है, जिसे बायो-सेवार्ट नियम कहते हैं। बाबू इतना लिख दीजिएगा, ये नियम आप लोगों का वेल कंप्लीट हो जाएगा। और सिद्ध करने वाला जो है उसको भी आप लोगों को अपनी इच्छा अनुसार जरूर तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया 45 वाला, यानी कि जो लास्ट टॉपिक हमारा जो दिया गया, लास्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया क्लास 10th का साइंस का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया, फ्लेमिंग के दाएं और तथा बाएं हाथ का नियम लिखे, यानी कि दाएं और बाएं हाथ का दोनों लिखना है। राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों का नियम लिखना है फ्लेमिंग के। तो चलिए आप लोग को इसका आंसर भी बता देते हैं स्पष्ट तरीके से, आप लोग को समझा देते हैं। तो इसमें क्या लिखना है, फ्लेमिंग के बाएं और दाएं हाथ का नियम इस्तेमाल बल, धारा और चुंबकीय क्षेत्र जैसे मापदंडों की दिशा को पता लगाने के लिए किया जाता है। इन नियमों के परिमाण में कोई लेना देना नहीं होता। फ्लेमिंग के बाएं और दाएं हाथ का नियम के बारे में जानकारी आप लोगों के निम्नलिखित है। क्या क्या है जानकारी, इसको समझिएगा कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम इस्तेमाल की विद्युत मोटरों के लिए किया जाता है, जबकि दाएं हाथ का इस्तेमाल किस में किया जाता है, विद्युत जनित्र के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, देखिए विद्युत जनित्र के लिए किया जाता है। ये वाला हो जाएगा इस्तेमाल विद्युत जनित्र के लिए किया जाता है। फिर जो और भी लिखना चाहे कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, बाएं हाथ के नियम, यहाँ पर ऐसे समझिएगा कि नियम में बाएं हाथ की तर्जनी माध्यमा और अंगूठे
को इस तरह से फैलाया जाता है, यहाँ पर फैलाना नहीं होता है, फैलाया जाता है या फैलाना होता है कि ये क्या हो जाएंगे, तीनों एक दूसरे के लंबवत हो जाए। ठीक है, ये बाएं हाथ में इस कंडीशन होता है। और इसमें आप लोग अगला पॉइंट लिखिएगा कि जो तर्जनी होता है, यानी कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की क्या होती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को मध्यमा चालक में क्या होता है, मध्यमा चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा को अंगूठा चालक में क्या होते हैं कि गति को दिशा को दर्शाते हैं। जबकि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के जो नियम होते हैं क्या होते हैं, दाएं हाथ के नियम जो होते हैं याद रखने के लिए क्या क्या किया जाता है, एक स्मरणीय तरीका होता है FBI। इसमें F का मतलब होता है, देखिए F का जो मतलब होता है बल होता है, B का मतलब होता है चुंबकीय क्षेत्र होता है, और I का मतलब क्या होता है बाबू, धारा होगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर, धारा हो जाएगा। ठीक है, ये वाला हो जाएगा। और जो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम एक समतुल्य होता है, जबकि बाएं हाथ का हथेली का नियम होता है। ठीक है, संस्करण बाएं हाथ का हथेली का नियम होता है। तो ये नियम भी आप लोग का लिख करके वेल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो यही आप लोग के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। तो आप लोगों को बस इतने ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से जो आप लोगों को ये 45 टोटल कहे थे, 45 आप लोगों के टोटल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, यानी कि साइंस का आप लोगों को जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सभी आप लोगों को इस वीडियो में बता दिया गया है एंड आप लोगों को समझा दिया गया है। ठीक है, आप लोगों को देखिए ये 45 टॉपिक कहते ना कि स्टार्टिंग में कि सभी क्वेश्चन का आंसर बताया जाएगा एंड आप लोगों को समझाया जाएगा। 70 में 70 नंबर कंप्लीट करा दिए एंड आप लोग को समझा दिए। ठीक है, और ये जो टॉपिक्स थे सबसे महत्वपूर्ण थे, सबसे इंपॉर्टेंट थे, जो आप लोगों को इस वीडियो में संपूर्ण तरीके से हमारे द्वारा आप लोगों को बताया गया एंड आप लोगों को समझाया गया। आप लोगों को ये हमारा प्यारा सा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, और आप लोगों को एक काम नहीं करते हो, आप लोग जरूर इस वीडियो को सभी जितने भी कक्षा 10 के स्टूडेंट हैं या कक्षा 10 में जाने वाले हैं उनके पास, सभी जितने भी स्टूडेंट हैं उनके पास शेयर करके, यानी कि इस वीडियो को सभी के पास जरूर भेज दीजिएगा। ठीक है, और आप लोगों को ये हमारा प्यारा सा वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए ये भी कमेंट करके बताइएगा। चलिए हम आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।